नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वागले एकेडमी में। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में इस खास चर्चा में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को कवर किया है। बिल्कुल। और इस लेक्चर में हमने जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन थे, HRA, HSRA, काकोरी कांड, हाँ, और भारत की आज़ादी की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको बहुत ही विस्तार से समझाया है। सही कहा आपने। और देखिए, ये जो वीडियो है ये यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीएससी और अन्य जितनी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकदम। तो वागले एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना करें। और हाँ, अगर आपको हमारे ये विस्तृत चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज की इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे जो श्रोत हैं वो वागले एकेडमी के बेहद सघन और महत्वपूर्ण स्टडी नोट्स हैं। जी, और हमारा मिशन आज केवल तारीखों को रटना नहीं है, मतलब तारीखें तो किताबों में भी हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य है उन सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों के पीछे छिपी जो रणनीतियां हैं और जो मानवीय कहानियां हैं उनको समझना। और जब आप इन नोट्स को गहराई से पढ़ते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उभर कर आती है। ये नोट्स आज़ादी के संघर्ष की दो अलग अलग धाराओं को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। दो धाराएं, मतलब एक तरफ कांग्रेस वाला रास्ता, हाँ। एक तरफ कांग्रेस का जो संस्थागत दृष्टिकोण था, जन आंदोलन वाला रास्ता, और दूसरी तरफ HRA और HSRA का वो क्रांतिकारी रास्ता। और ये दोनों ही धाराएं अंततः 1947 की आज़ादी तक पहुंचती हैं। क्या बात है। तो चलिए जन आंदोलनों की बात करने से पहले उस युवा वर्ग की ओर मुड़ते हैं जिसने अहिंसा के बजाय सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। बात 1924 की है। कानपुर में। जी, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। लेकिन इन नोट्स में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है 1924 के HRA से 1928 के HSRA तक का सफर। दिल्ली वाला HSRA, जहां नाम में सोशलिस्ट जुड़ गया था। बिल्कुल। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझाऊं तो ये मुझे किसी टेक स्टार्टअप के कोर मिशन में हुए एक बड़े पिवट जैसा लगता है। हाँ, स्टार्टअप पिवट, वो कैसे? मतलब देखिए, स्टार्टअप्स अपना विजन बदलते हैं ना। यहाँ HRA के नाम में जो ये सोशलिस्ट शब्द जुड़ा, इसका असल में क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक रीब्रांडिंग थी? अरे नहीं, ये सिर्फ रीब्रांडिंग बिल्कुल नहीं थी। देखिए, एक स्टार्टअप मुनाफा बढ़ाने के लिए पिवट करता है, लेकिन यहाँ सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द जोड़ने का मतलब एक बहुत बड़ा वैचारिक विकास था। मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना लक्ष्य नहीं था। एकदम सही पकड़े हैं आप। 1924 में उनका उद्देश्य सीधा था कि सशस्त्र क्रांति से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। लेकिन 1928 आते आते चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने ये समझ लिया था कि सिर्फ गोरे शासकों की जगह भूरे शासकों को बैठा देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। वे एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान का शोषण ना हो। ये तो बहुत ही गहरी सोच थी उस उम्र की युवाओं की। हाँ, उनका मिशन केवल राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी था। और इसी मिशन के शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ी घटना होती है, 1925 का काकोरी कांड। जी, 9 अगस्त 1925 सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन मालगाड़ी को रोका गया था। और 2021 में योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, जो कि बहुत ही सटीक नाम है, क्योंकि वो कोई आम डकैती नहीं थी। वही तो मेरा सवाल है, उन्होंने एक ट्रेन को ही क्यों चुना? देखिए, किसी भी संगठन को खड़ा करने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या चाहिए? पैसा और हथियार था। और तब कोई क्राउड फंडिंग तो होती नहीं थी। बिल्कुल। वो ट्रेन सरकारी खजाना ले जा रही थी, तो ये केवल खजाने की लूट नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत के उस गुरूर पर सीधा हमला था कि उनका खजाना पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस एक्शन की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी हमारे क्रांतिकारियों को। बहुत भारी। 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। जी, और चंद्रशेखर आजाद फरार होने में सफल रहे थे। यहाँ नोट्स में एक तथ्य है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरे मुकदमे के दौरान भानुचंद्र गुप्ता जी ने निःशुल्क कानूनी पैरवी की थी। और ये बात बहुत अहम है, ये दिखाती है कि समाज का पढ़ा लिखा तबका भी अपने तरीके से इस लड़ाई में उनका साथ दे रहा था, बैकअप बन रहा था। बिल्कुल।
मतलब गुस्सा हर वर्ग में था, और ये गुस्सा तब और भड़क गया जब 1928 में साइमन कमीशन आया। 7 अंग्रेज सदस्यों वाला कमीशन। वही ना, मतलब भारत के भविष्य का फैसला होना है और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज, एक भी भारतीय नहीं। ये तो सीधे सीधे भारतीयों के आत्मसम्मान पर तमाचा था, और इसीलिए पूरे देश में काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से इसका विरोध हुआ। और पंजाब में ऐसे ही एक शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिस पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। और उसी लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक ऐतिहासिक बात कही थी। हाँ, वो कथन कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, इसने युवाओं में प्रतिशोध की आग लगा दी, जिसका नतीजा था सैंडर्स की हत्या। लाला जी की मौत का बदला। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने सोशलिस्ट विजन की बात की थी, ये युवा केवल हत्याओं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। हाँ, वो अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे, और इसीलिए शायद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। जी, और यहाँ बम फेंकने का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। मतलब वो किसी को मारना नहीं चाहते थे? एकदम नहीं, बम खाली कुर्सियों की तरफ फेंका गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए। उन्होंने खुद कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। क्योंकि वे अदालत को एक राजनीतिक मंच बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि अखबार उनकी बात छापेंगे और उनका संदेश पूरे देश तक पहुंच जाएगा। क्या गजब की राजनीतिक समझ थी। लेकिन फिर लाहौर षड्यंत्र केस चला, जज जीसी हिल्टन की अदालत। और 24 मार्च की तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें गुपचुप तरीके से फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार अंदर तक डरी हुई थी, और इसी दौरान एक और शहादत हुई, जतिन दास की। हाँ, लाहौर जेल में उन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए। बाप रे, 64 दिन बिना अन्न के। सोचिए क्या गुजरी होगी उस शरीर पर, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ये सब सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन बलिदानों के बाद चर्चा अब इस बात पर मुड़ती है कि आम जनता को जोड़ने के लिए ना एक प्रतीक की जरूरत थी। क्योंकि मुट्ठी भर युवाओं के बलिदान से तो ये विशाल साम्राज्य गिरने वाला नहीं था। बिल्कुल, और वो प्रतीक बना नमक, मतलब दांडी मार्च। जी, गांधी जी ने बहुत सोच समझकर नमक को चुना था। मुझे तो ये दांडी मार्च के आंकड़े हैरान करते हैं। 385 किलोमीटर, 24 दिन और 78+ अनुयायी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने महिलाओं को इस जन आंदोलन से जोड़ दिया। हाँ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी को प्यार से मलंग बाबा भी कहने लगी। बिल्कुल, और देखिए ये केवल गुजरात तक सीमित नहीं था, इसका मैकेनिज्म पूरे देश में फैल गया था। मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी? हाँ, पश्चिमोत्तर में खान अब्दुल गफार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे। उनकी लाल कुर्ती सेना थी। पूर्वोत्तर में रानी गाइडिल्यू थी, और दक्षिण में सी राजगोपालाचारी ने विदारण्यम यात्रा निकाली थी। यानी पूरा देश एक साथ नमक कानून तोड़ रहा था। और इसी दबाव के कारण अंग्रेजों को भारतीयों को बातचीत के लिए लंदन बुलाना पड़ा, घोलमेज सम्मेलनों में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिनका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। मैं तो इन सम्मेलनों की तुलना ना हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग से करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब देखिए, पहले और तीसरे सम्मेलन में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, यानी कांग्रेस, वो तो मीटिंग से ही गायब था। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। बिना कांग्रेस के भारत के भविष्य का कोई फैसला थोपा नहीं जा सकता था। हालांकि डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। हाँ, फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी जी SS राजपूताना जहाज से दूसरे सम्मेलन में गए। किंग्स पैलेस में ठहरे भी, लेकिन लौटे खाली हाथ। और इसके बाद तो भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया, 1932 का सांप्रदायिक पंचाट, यानी कम्युनल अवार्ड। जी, ये ब्रिटिश सरकार का एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दी। यानी दलित सीटों पर केवल दलित ही वोट कर सकेंगे। बिल्कुल, और यहीं पे दो बड़े नेताओं के बीच वैचारिक टकराव दिखा। डॉक्टर अंबेडकर इसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दलितों के सदियों पुराने उत्पीड़न को खत्म करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। यह बहुत ही संवेदनशील स्थिति थी। लेकिन फिर दोनों ने भारत के हित में एक परिपक्व फैसला लिया, पूना पैक्ट। एकदम सही। पृथक निर्वाचन की मांग वापस ली गई
और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं। यह समझौता सच में एक मैच्योरिटी दिखाता है। और इसी के बाद सविनय अवज्ञा से जो राजनीतिक बदलाव आए, उनकी परिणति 1935 के अधिनियम और 1937 के चुनावों में हुई। बिल्कुल। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कमाल का प्रदर्शन किया, 11 में से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत। लेकिन ये सत्ता का स्वाद सिर्फ 28 महीने ही चला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। और नोट्स बताते हैं कि इसी इस्तीफे पर 22 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर धन्यवाद दिवस और मुक्ति दिवस मनाया था। जी, भारत की आंतरिक राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। मार्च 1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान की औपचारिक मांग रख दी थी और उधर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। पवनार आश्रम से, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने, दूसरे नेहरू और तीसरी सरोजनी नायडू। और फिर आया वो साल जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी, 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को शंखनाद हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया। रातों रात सारे बड़े नेता जेल में। गांधी जी आगा खां पैलेस में, नेहरू अल्मोड़ा जेल में। अंग्रेजों को लगा था कि नेतृत्व खत्म तो आंदोलन खत्म। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मैं इसकी तुलना ना मेन पावर ग्रिड के फेल होने से करता हूँ। मेन पावर ग्रिड। हाँ, सोचिए शहर की मेन बिजली कट गई तो हर मोहल्ले में लोगों ने अपने अपने बैकअप जनरेटर चालू कर लिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब आम जनता ही नेता बन गए। बिल्कुल, लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें बना ली। तामलुक में, सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में, और बलिया में चित्तू पांडे ने ब्रिटिश थानों पर कब्जा कर लिया। और इस दौरान उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो तो सबसे रोमांचक था। अंडरग्राउंड रेडियो से वो आजादी के गीत और निर्देश पूरे देश में प्रसारित करती थी, वो भी ब्रिटिश रडार से बचते हुए। ये वाकई बहुत साहसिक कदम था। लेकिन देखिए, जब देश के भीतर ये सब हो रहा था, देश के बाहर एक बिल्कुल अलग ही मोर्चे पर सेना तैयार हो रही थी। आजाद हिंद फौज। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी कमान संभाली। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच वैचारिक मतभेद तो थे ना? जी बिल्कुल थे। एक अहिंसा के पुजारी और दूसरे सशस्त्र संघर्ष के नायक। लेकिन फिर भी बोस ने अपनी ब्रिगेड का नाम क्या रखा? गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और 1944 में रेडियो से प्रसारण करते हुए बोस ने ही सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ये दिखाता है कि देश के लिए उनका साझा विजन कितना मजबूत था। और अंततः आजाद हिंद फौज के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के भीतर के उफान ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी। जिसके बाद वेवेल योजना, 1946 का कैबिनेट मिशन और आखिरकार 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना आई, जिसने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 अलग डोमिनियन बना दिया। तो आज के वागले एकेडमी के इन स्टडी नोट्स से जो सीख मिलती है वो एकदम साफ है। आजादी किसी एक रास्ते से नहीं आई। बिल्कुल नहीं। ये क्रांतिकारी बमों, नमक की मुट्ठी, भूमिगत रेडियो स्टेशनों और सैन्य कूटनीति सबका मिलाजुला परिणाम थी। ये नोट्स सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े संघर्ष का ब्लूप्रिंट है। सही बात है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। सोचिए, अगर 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत शीर्ष नेताओं को रातों रात गिरफ्तार नहीं किया गया होता, तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन इतना स्वतःस्फूर्त और व्यापक हो पाता? या फिर क्या कभी-कभी नेतृत्व की अनुपस्थिति ही आम नागरिक के भीतर के असली नेता को जन्म देती है? क्या बात है, ये वाकई सोचने वाला सवाल है। तो चलिए विद्यार्थियों, इसी सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। वागले एकेडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।